गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं ग्रामर के एक ऐसे चैप्टर के साथ उपस्थित हूं जिसकी जानकारी के बगैर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अधूरी ही मानी जाएगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। और आज इस चैप्टर में मैं ऐसे रूल्स की चर्चा करूंगा जिसे जानने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करें। सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1। ये वीडियो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी लंबा है और इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करना संभव नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और आज हम पार्ट 1 का स्टडी करेंगे। आइए जानें कि सिंटैक्स किसे कहते हैं, यानी सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार, यानी वाक्य पे, सेंटेंस पे विचार करना। और जब हम सेंटेंस पे विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जो सवाल आता है वो ये है कि सब्जेक्ट क्या होगा और उसके साथ किस तरीके का वर्ब इस्तेमाल होगा, यानी सिंगुलर वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो क्योंकि बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस की कल्पना हम नहीं कर सकते। सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल ज़रूरी होता है। इसलिए जो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं सिंटैक्स के, टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सिंटैक्स, वो ये हैं। उस सबसे पहला है एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड जो है वो एग्रीमेंट का साइनोनिमस वर्ड है, यानी कॉन्कॉर्ड का मतलब है एग्रीमेंट और एग्रीमेंट का मतलब है कॉन्कॉर्ड, दोनों समान ही अर्थ रखने वाले शब्द हैं। आजकल कॉन्कॉर्ड शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने कॉन्कॉर्ड वर्ड भी लिख दिया ताकि आपकी जानकारी में ये आ जाए। तो एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है मेल या सामंजस्य, मेल या सामंजस्य, आपस में तालमेल, कॉम्बिनेशन। सेंटेंस में एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ मेल, इसे हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और सेकंड है वर्ड ऑर्डर। जो सिंटैक्स का दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है वो है वर्ड ऑर्डर, यानी सेंटेंस में विभिन्न प्रकार के शब्दों का क्रम, यानी उसका स्थान क्या होगा। तो सिंटैक्स के अंतर्गत हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ कॉम्बिनेशन क्या होगा, और दूसरा है वर्ड ऑर्डर। तो ये जो वर्ड ऑर्डर है उसके बारे में हम अलग अलग संबंधित चैप्टर में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पार्ट है एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हो, किस तरीके का एग्रीमेंट होना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से स्टडी करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने टॉपिक के रूप में हेडिंग में सिंटैक्स के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिख दिया है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट यानी मेल और सामंजस्य या सहमति है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट ज़रूरी है, वरना सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। ओके, तो ये दो चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिए। अब आइए समझते हैं काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड, यानी कि जो एग्रीमेंट होगा वो कितने प्रकार का होगा, कॉन्कॉर्ड यानी एग्रीमेंट कितने प्रकार का होगा। तो ये जो काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट हैं, ये दो प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट जो है वो फॉर्मल कॉन्कॉर्ड है और सेकंड जो है वो नोशनल कॉन्कॉर्ड है। आइए फॉर्मल कॉन्कॉर्ड यानी फॉर्मल एग्रीमेंट के बारे में जानें। कॉन्कॉर्ड बेस्ड ऑन फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्मल कॉन्कॉर्ड। आप फॉर्मल वर्ड पे विचार कीजिए, फॉर्मल वर्ड FORM, फॉर्म, यानी फॉर्मल कॉन्कॉर्ड का लेना देना फॉर्म से है, यानी शब्द के बाहरी स्वरूप से इसका लेना देना होता है, ये फॉर्म पे आधारित होता है। एग्जाम्पल से समझिए, काउज वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, गायें खेत में चर रही थीं। अब ध्यान दीजिए,
सब्जेक्ट काउज इज प्लूरल बोथ इन फॉर्म एंड मीनिंग। यानी ये जो सब्जेक्ट काउज है ये फॉर्म और मीनिंग दोनों में ही प्लूरल है। यहाँ की हालांकि हमारा लेना देना सिर्फ फॉर्म से है, लेकिन ये फॉर्म और मीनिंग दोनों ही प्रकार से प्लूरल है। अतः प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग हुआ, यहाँ वेयर का इस्तेमाल हुआ। इस तरीके से हम इसे फॉर्मल कॉन्कॉर्ड कहेंगे, यानी कि फॉर्म जो है इसका प्लूरल है, फॉर्म प्लूरल है और मीनिंग में भी प्लूरल है। इस तरीके के कॉन्कॉर्ड को यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट है, कॉन्कॉर्ड है, उसे फॉर्मल कॉन्कॉर्ड कहेंगे। अब आइए देखते हैं नोशनल कॉन्कॉर्ड को समझते हैं। नोशनल कॉन्कॉर्ड बेस्ड ऑन मीनिंग इज कॉल्ड नोशनल कॉन्कॉर्ड। यानी वैसा एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड जो मीनिंग पे आधारित हो, शब्द के फॉर्म पे नहीं बल्कि मीनिंग से लेना देना हो, वहाँ हम बोलेंगे कि ये नोशनल कॉन्कॉर्ड है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस तरीके का कॉन्कॉर्ड यानी एग्रीमेंट है, तो आप झट से बता सकेंगे कि ये कैसा कॉन्कॉर्ड है। अब देखिए एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज़ गुड, द न्यूज़ इज़ गुड। अब इस सेंटेंस को स्टडी करें। सब्जेक्ट न्यूज़, यहाँ जो सब्जेक्ट न्यूज़ है, न्यूज़ वो क्या है, इज़ प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। देखने में यानी बाहर से फॉर्म में तो ये प्लूरल जान पड़ता है, लेकिन मीनिंग जो है वो इसका सिंगुलर है। और यहाँ नोशनल कॉन्कॉर्ड में हमें मीनिंग से ही लेना देना है, अतः सिंगुलर वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ। द न्यूज़ इज़ गुड, यहाँ हमने इज़ का इस्तेमाल किया। अब आइए सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं। पीपल वेयर हैप्पी, लोग खुश थे, पीपल वेयर हैप्पी। सब्जेक्ट पीपल, यहाँ जो सब्जेक्ट पीपल है वो फॉर्म में तो सिंगुलर है, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। सब्जेक्ट पीपल इज सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। ये देखने में बाहर से तो प्लूरल सिंगुलर दिख पड़ता है, लेकिन मीनिंग में ये प्लूरल है। अतः वर्ब जो प्लूरल वर्ब वेयर का इस्तेमाल हुआ है। तो हम यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि फॉर्मल कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है कॉन्कॉर्ड बेस्ड ऑन फॉर्म, यानी फॉर्म में प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा। नोशनल कॉन्कॉर्ड का लेना देना मीनिंग से है। कॉन्कॉर्ड बेस्ड ऑन मीनिंग यानी वो फॉर्म में सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात से लेना देना नहीं, मीनिंग में उसे सिंगुलर होना चाहिए, ओके, या मीनिंग में उसे प्लूरल होना चाहिए। तो जब हमारा लेना देना मीनिंग से होता है, फॉर्म से नहीं, तो उसे हम नोशनल कॉन्कॉर्ड कहते हैं। आइए अब हम दूसरे फैक्ट के बारे में जानें। देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि किसी भी शब्द में एस या ई एस लगा देने का मतलब ये नहीं होता कि वो प्लूरल हो गया। लोग ये समझते हैं कि हमने किसी शब्द में एस या ई एस लगा दिया मतलब वो प्लूरल हो गया। अब यहाँ आपको ये समझना है कि नाउन प्लस एस और ई एस इक्वल टू प्लूरल, यानी अगर किसी भी नाउन में एस और ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। नाउन में एस और ई एस लगाने पे वो प्लूरल बनता है। लेकिन अगर वर्ब है, वर्ब में अगर आप एस और ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा, ना कि प्लूरल। यहाँ यही अंतर हम लोगों को समझना है कि नाउन प्लस एस और ई एस इक्वल टू प्लूरल और वर्ब प्लस एस और ई एस इक्वल टू सिंगुलर। ओके, आइए इस टेबल से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टेबल। इस टेबल को समझिए। यहाँ है नाउन का टेबल और ये है वर्ब का। अब यहाँ देखिए, नाउन ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। अब इस पेन को देखिए, पेन, PEN, पेन, पेन का मतलब हुआ एक कलम, और इस पेन शब्द में एस लगा देने से ये हो गया पेंज, यानी बहुत सारे कलम, एक से अधिक कलम। बुक, बुक यहाँ पे ये सिंगुलर है, बुक का मतलब एक किताब। ये सारे नाउन्स हैं और बुक में, इस बुक शब्द में हमने एस लगा दिया तो ये बन गया बुक्स, यानी एक से ज़्यादा किताब, बहुत सारी किताबें हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट मतलब एक विद्यार्थी, और स्टूडेंट में एस हमने लगा दिया, इस स्टूडेंट में एस लगा देने पे ये बन गया स्टूडेंट्स, यानी एक से ज़्यादा विद्यार्थी, यानी प्लूरल।
बेंच इसका मतलब हुआ एक बेंच, लेकिन इस बेंच वर्ड में ईएस लगा देने पे ये बेंचेज बन गया, यानी एक से ज़्यादा बेंच, ये बन जाता है प्लूरल। यानी नाउन में जब हम एस और ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। अब देखिए वर्ब का जो कैरेक्टर है वो नाउन से बिल्कुल अपोजिट है। वर्ब के कैरेक्टर में ये बात नहीं है, इसका बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर है। वो है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लिखा था सिंगुलर, फिर लिखा था प्लूरल नाउन में, लेकिन यहाँ देखिए वर्ब में सबसे पहले प्लूरल लिखे फिर यहाँ सिंगुलर लिखे। यानी कि ये जो प्ले शब्द, प्ले जो वर्ब है, क्रिया खेलना, ये प्लूरल है, पहले से ये प्लूरल है, बाद में इस प्ले में हमने एस लगाया और इसे सिंगुलर बना दिया। अब देखिए उसी प्रकार से ईट मीन्स खाना, ये पहले से प्लूरल है और बाद में ईट में एस लगा देने पे ये सिंगुलर बन जाता है। उसी प्रकार से गो, ये एक प्लूरल वर्ब है, गो में हमने एस लगाया और इसे प्लूरल बना दिया। उसी प्रकार से स्माइल, ये एक प्लूरल वर्ब है और स्माइल में एस लगा देने से ये सिंगुलर बन गया। तो हम लोगों ने ये समझा कि नाउन और वर्ब दोनों बिल्कुल ही कैरेक्टर में अलग हैं। नाउन में एस और एस लगाने से वो प्लूरल बनता है और वर्ब में एस और एस लगा देने से वो सिंगुलर बन जाता है। यहाँ नोट को समझिए, नोट में पहले रूल को समझिए। द बेसिक फॉर्म यानी मूल रूप, बेसिक फॉर्म का मतलब होता है मूल रूप। द बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ब, किसी भी वर्ब का जो बेसिक फॉर्म यानी मूल रूप होता है वो क्या होता है, इज ऑलवेज इन प्लूरल नंबर, हमेशा ही प्लूरल नंबर में रहता है। किसी भी वर्ब का जो बेसिक फॉर्म है यानी मूल रूप है वो हमेशा प्लूरल नंबर में रहेगा, और दूसरी बात है हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में रहेगा। यानी किसी भी वर्ब का जो बेसिक फॉर्म मूल रूप है वो हमेशा प्लूरल नंबर में होता है और प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होता है। और दूसरी बात जो वर्ब के संबंध में जानने लायक है वो ये कि द वर्ब, यहाँ वर्ब से मेरा मतलब है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, लिमिटेड यानी सीमित, सीमित। ओके, द वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। यानी किसी भी फाइनाइट वर्ब को हमेशा ही अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही आना होता है, यूज़ होना पड़ता है। यानी कोई भी फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही इस्तेमाल होता है। अब आगे देखिए फर्स्ट रूल को समझते हैं। इस रूल को, नियम नंबर 1, रूल फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और इसी से सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और इसी से एक फार्मूला बनता है जिसे हम एसएस और पीपी का फार्मूला बोलते हैं। एसएस का मतलब हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसे हम एसएस और पीपी का फार्मूला भी कह सकते हैं। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। मोहन राइट्स, यहाँ हम ये देखते हैं कि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्योंकि कोई भी एक नाम हमेशा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर होता है। तो मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ राइट्स सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अभी अभी मैंने बताया कि राइट में एस लगा देने से ये राइट्स सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी एसएस रूल के अनुसार आ रहा है। बॉयज़ प्ले, बॉयज़ एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ ये प्ले जो वर्ब है वो प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अगर इस प्ले वर्ब में एस लगा देते तो ये सिंगुलर हो जाता, ओके, तो फिर गलत हो जाता। बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट प्ले प्लूरल वर्ब यानी पीपी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहाँ एसएस और पीपी का जो फॉर्मूला है बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अब इन दोनों सेंटेंसेस पे गौर फरमाएं। बॉयज़ प्लेज, बॉयज़ प्लेज, यहाँ क्या हो रहा है, बॉयज़ एक प्लूरल सब्जेक्ट है
और उसके साथ प्लेज जो है यानी प्ले में हम लोगों ने मैंने एस लगा दिया। बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लेज एक सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ जो फॉर्मूला है वो फॉलो हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पी और एस हो गया, पी एस यानी प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो गया यानी पी एस हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, मोहन राइट। मोहन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी कि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके साथ राइट, राइट एक प्लूरल वर्ब है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म है, इसमें एस और ईएस लगा के इसे सिंगुलर बनाया जा सकता है। तो मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और राइट एक प्लूरल वर्ब है, और यहाँ एस और पी की गड़बड़ी हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत हो गया। ओके, तो हम लोगों ने ये समझा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, हमेशा ही इस एसएस और पीपी के फॉर्मूला को हमें फॉलो करना है। आइए अब नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ें। जैसा कि हम जानते हैं कि हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन ज़रूर होता है, उसी प्रकार से एसएस और पीपी का भी 3 एक्सेप्शन है, यानी 3 उसके अपवाद हैं। एक्सेप्शन टू एसएसपीपी फार्मूला, यानी एसएसपीपी फार्मूला के अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। इस नियम के 3 अपवाद हैं। आइए सबसे पहले फर्स्ट एक्सेप्शन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन ये है कि डेयर नॉट और नीड नॉट, ये जो 2 वर्ब्स हैं, डेयर नॉट और नीड नॉट, यानी जब डेयर के साथ नॉट लगा रहे और नीड के साथ भी नॉट लगा रहे, जब इस प्रकार का कंडीशन हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब जो है वो प्लूरल नंबर में ही रहेगा। वर्ब प्लूरल नंबर में रहेगा सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बाद भी। आइए एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। ही नीड नॉट डू दिस। अब यहाँ देखते हैं कि ही जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और नीड नॉट शब्द आया है, नीड के बाद नॉट लगा हुआ है। तो अगर ये सामान्य कंडीशन में ही के साथ नीड्स होना चाहिए था, नीड में एस लगना चाहिए था, ही नीड्स नॉट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है, नीड नॉट है, तो वो नीड नॉट रूप में ही रहेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी यहाँ वर्ब प्लूरल ही आ रहा है। ही नीड नॉट डू दिस। राहुल नीड नॉट गो देयर। राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ नीड्स होना चाहिए था, बावजूद इसके सिर्फ नीड ही है। राहुल नीड नॉट गो देयर। सी डेयर नॉट से सो। सी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ भी हम देख रहे हैं कि डेयर नॉट का इस्तेमाल हुआ है। डेयर्स नॉट नहीं कह सकते, सी डेयर्स नॉट ऐसा इस्तेमाल गलत हो जाएगा। सी डेयर नॉट से सो। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, डेयर नॉट अपोज मी। डेयर नॉट अपोज मी यानी सीता डेयर्स नॉट हम नहीं कह सकते। सीता डेयर नॉट अपोज मी, सीता को मेरा अपोज करना यानी मेरा विरोध करना सीता की साहस नहीं है। सी डेयर नॉट से सो, उसमें ऐसा कहने की साहस नहीं है। ओके, आइए नोट को समझते हैं। नोट में जो सबसे फर्स्ट रूल है वो ये है कि जब डेयर और नीड के साथ नॉट नहीं रहता, यहाँ हम देख रहे हैं कि नीड नॉट, डेयर नॉट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब डेयर और नीड के साथ नॉट नहीं रहता, अर्थात जब सेंटेंस यानी वाक्य एफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं, रहता है, तब ये दोनों वर्ब्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल रूप में रहते हैं, यानी एसएसपीपी का जो फॉर्मूला है वो फॉलो होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझें, जैसे ही नीड्स, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, नीड में देखिए यहाँ एस लग गया, लेकिन यहाँ राहुल नीड्स नॉट नहीं कर सकते थे क्योंकि नीड के साथ नॉट लगा हुआ था, डेयर के साथ भी नॉट लगा हुआ है, तो सीता डेयर्स नॉट नहीं होगा, लेकिन ही नीड्स उसे ज़रूरत है, सी डेयर्स उसे साहस है। यहाँ देख रहे हैं कि डेयर में एस लगा हुआ है। वी नीड, वी प्लूरल सब्जेक्ट, वी नीड हम लोगों को ज़रूरत है। दे डेयर उन लोगों को साहस है, दे प्लूरल सब्जेक्ट, डेयर प्लूरल वर्ब।
यानी SSPP का जो फॉर्मूला है वो फॉलो हो रहा है। इसके संबंध में जो सेकंड रूल है वो ये है कि जब सेंटेंस में वर्ब डू का प्रयोग होता है और नॉट शब्द नीड और डेयर के पहले रहता है, तब भी हम सामान्य नियम यानी जनरल रूल SSPP को फॉलो करते हैं। अब यहाँ देखिए, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें डज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। चूँकि डू का मतलब डू है, यहाँ सिंगुलर होने के वजह से डज हो गया है, तो यहाँ डू शब्द का इस्तेमाल हुआ है और नॉट जो शब्द है वो नीड से पहले इस्तेमाल हुआ है, नीड से पहले नॉट का इस्तेमाल हुआ है। यानी सेंटेंस में वर्ब डू का प्रयोग हो और नॉट शब्द नीड और डेयर के पहले आए, तो नॉट शब्द जो है वो नीड के ठीक पहले आ रहा है। ही डज नॉट नीड टू गो देयर, इस तरीके का जब सेंटेंस हो उसमें भी हम SSPP के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। डज नॉट नीड एक सिंगुलर वर्ब है। अब देखिए, लेकिन अगर नीड के बाद नॉट हो, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो फिर हम उसी SP का यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल होगा। ही नीड नॉट गो देयर, यहाँ नॉट लगा रहने के बाद हम इसे नीड्स नहीं कर सकते। ही नीड्स नॉट गो देयर, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। ही नीड नॉट गो देयर। आइए अब हम सेकंड और थर्ड एक्सेप्शन के बारे में पढ़ें। एक्सेप्शन सेकंड यानी सेकंड एक्सेप्शन, सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब। सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब, सपोजिशन, कोरी कल्पना। यानी सब्जंक्टिव मूड, मूड का मतलब होता है फॉर्म। सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब मीन्स सब्जंक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जंक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। सब्जंक्टिव जो वर्ड है, ये जो वर्ड सब्जंक्टिव है, ये एक नाउन है। सब्जंक्टिव जो वर्ड है वो एक नाउन है और इसका मतलब होता है कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी शब्द का वह रूप, दैट एक्सप्रेसेज, जो व्यक्त करता है। शब्द का वैसा रूप जो व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? विश यानी इच्छा, पॉसिबिलिटी यानी संभावना और अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। अनिश्चितता यानी किसी भी शब्द का वह रूप जो इच्छा, संभावना या अनिश्चितता, विश, पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को दिखाता है, उसे हम सब्जंक्टिव बोलते हैं। उस वर्ब को सब्जंक्टिव बोला जाता है। और मूड का मतलब होता है फॉर्म यानी रूप। मूड ऑफ द वर्ब का मतलब हुआ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सीधे सीधे आप समझिए, मूड ऑफ द वर्ब का मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ जो वर्ब का फॉर्म है, ये जो वर्ब का फॉर्म यानी वर्ब का जो मूड है वो क्या है? सब्जंक्टिव। वर्ड का फॉर्म क्या है, उसका मूड क्या है? तो सब्जंक्टिव है। और सब्जंक्टिव में क्या होता है कि सिर्फ सपोजिशन, यहाँ पे सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब से सपोजिशन यानी कोरी कल्पना के बारे में बताया जा रहा है। और जब इस वर्ब से कोरी कल्पना के बारे में बताया जाएगा तो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। ये तो सामान्य सी बात है कि जब बात कोरी कल्पना की हो, यानी जब हम कल्पना लोक में हो, तो नियम धरा का धरा रह जाता है, यानी कोई भी नियम फॉलो नहीं होता है कल्पना लोक में। और हम अभी कल्पना लोक में ही ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, आई विश आई वेयर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। यहाँ सिर्फ एक कल्पना है और कल्पना होने की वजह से यहाँ आई के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वेयर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। आई विश आई वेयर ए बर्ड, जबकि आई के साथ वाज का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे वेयर का इस्तेमाल हुआ। द वर्ब वेयर इज इन द सब्जंक्टिव। अब यहाँ पूछेगा कि वेयर जो है वो क्या है, तो वेयर वर्ब सब्जंक्टिव में है, यानी मूड बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बोलेंगे द वर्ब इज इन सब्जंक्टिव। ओके, अब सेकंड देखिए, इफ़ आई वेयर यू आई वुड डू इट। इफ़ आई वेयर यू, यहाँ भी देख रहे हैं कि आई के साथ वेयर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वेयर यू यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड डू इट, तो मैं इसे करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे करता। ही कमांडेड
उसने आदेश दिया, ही कमांडेड एज इफ मानो ही वेयर माई मास्टर, मानो वह मेरा मालिक हो। उसने इस तरीके से आदेश दिया मानो वह मेरा मालिक हो, मालिक है नहीं, मालिक की तरह ऐसा कमांड किया, यानी लग रहा था कि वह मेरा मालिक है। यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वेयर जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, जबकि ही के साथ वाज का इस्तेमाल होता है। तो हमने बताया कि जब सब्जंक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मूड ऑफ वर्ब से सपोजिशन यानी परिकल्पना का भाव व्यक्त हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, यानी एसपी हो जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल। ओके, अब आइए थर्ड एक्सेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड एक्सेप्शन में है सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब। यहाँ सब्जंक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब से, यानी वर्ब का जो फॉर्म है वो सब्जंक्टिव है और उससे विश यानी इच्छा का बोध हो रहा है। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब प्लूरल होगा। और दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि सिर्फ 4 ही ऐसे वर्ब्स हैं, ब्लेस, लीव, सेव और हेल्प, जो इस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ देखते हैं गॉड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ब्लेस यू, यहाँ गॉड ब्लेसेज होना चाहिए था, ब्लेसेज जैसे ही गोज, उसी प्रकार से गॉड ब्लेसेज होना चाहिए था, जबकि सिर्फ गॉड ब्लेस है। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। ओके, लॉन्ग लिव द किंग। लॉन्ग लिव द किंग यानी राजा लंबे समय तक जिंदा रहें। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि द किंग जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया है, उसके साथ इस तरीके के सेंटेंसेस में कभी कभी वर्ब पहले भी आ जाता है। तो द किंग के साथ लीव शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ओके, मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। यहाँ गॉड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हेल्प इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे, उनको बचाए। यहाँ गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, सेव प्लूरल वर्ब आ रहा है, यानी एस और पी हो जा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहाँ होना चाहिए था गॉड सेव्स द किंग, जबकि हो रहा है गॉड सेव द किंग। तो हमने बताया कि 4 ऐसे वर्ब हैं, ब्लेस, लीव, सेव और हेल्प, जो इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं सब्जंक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब या मूड ऑफ वर्ब में। जब विश का बोध कराया जाता है, विश एक्सप्रेस किया जाता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन ये वर्ब सिर्फ 4 ही हैं जो इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।